हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10th में हो और 10th में को आप अपना साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ा है पर अब क्विकली रिवीजन कैसे करें, या आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, या आप उन लोगों में से हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और डर रहे हो साइंस के पेपर में कैसे पास होंगे, ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली वन शॉट रिवीजन कराऊंगी, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ। सबसे पहले देखते हैं कि इस बार डिलीटेड पोर्शन हटा के क्या क्या चीज़ों का आएगा पेपर में, हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो हमारे साइंस में बायो पोर्शन ही मेजॉरिटी आएगा इस बार। 3 चैप्टर्स हैं बायो के। पहला है रिप्रोडक्शन, सेकेंड है हेरिडिटी और थर्ड है आर एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में से इवोल्यूशन पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ हेरिडिटी आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को देखते हैं जो कि सबसे बड़ा है और बहुत ही इजीली आप इसको फटाफट कर सकते हो रिवाइज, और सिर्फ ये चैप्टर करके भी जाओगे तो भी एटलीस्ट पास तो ज़रूर हो जाओगे। फटाफट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है वेयर ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाने की जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, फिर भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ मेंटेन करता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ मेंटेन करता है। कोई भी स्पीशीज़ आज भी है, पहले से लेकर अभी तक चली आ रही है, बिकॉज रिप्रोडक्शन होता जा रहा है बराबर। अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो स्पीशीज़ आगे बढ़नी बंद हो जाएगी। पॉपुलेशन साइज़ को इंक्रीज़ करता है। टाइगर का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो हम उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराएंगे, हम पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन साइज़। देन कि 2 तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इजी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जहाँ पर 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 डिफरेंट तरीके के गैमीट्स फॉर्म होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, और क्योंकि 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक प्लांट है आपके पास, उसका स्टेम कट करके हमने दूसरी जगह पर लगा दिया तो नया जो प्लांट बनेगा एज इट इज़, अगर पिंक रोज़ वाला प्लांट हमने कट करके लगाया है तो पिंक रोज़ ही आएंगे उसमें भी। सेम वे, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? वेरिएशंस नहीं होते हैं। इस तरह से बने हुए ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स या पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं? यूजुअली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं क्रिएट होते हैं, फिर भी क्रिएट कभी कभी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग। ये तो आप जानते हो कि हमारे अंदर डीएनए होता है और डीएनए ही कॉपी होता है। इससे ना नया डीएनए कॉपी होगा, नए डीएनए बनेंगे। तो जब ये कॉपी हो रहा होगा तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई, एक वर्ड होता है ना एक्यूरेसी, नहीं हुई एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग, इन डीएनए कॉपीइंग। वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए कॉपीइंग की जो प्रोसेस है उसमें इनएक्यूरेसी होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं हम देखते हैं। सबसे पहले है फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। अगर कोई सेल 2 में ब्रेक हो जाती है तो है बाइनरी फिशन। अगर बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होती है, टूटती है, तो है मल्टीपल फिशन। सिंपल। 2 में टूट रही है तो बाइनरी फिशन, बहुत सारी सेल्स में टूट रही है तो मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, ये सब सेल्स क्या होती हैं? 2 में डिवाइड हो जाती हैं। अगर अमीबा की बात करें, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो ये हमारी सेल है इसका न्यूक्लियस है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। ये न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, लंबा सा होगा, खिंचेगा। उसके बाद इसके बाहर की जो सेल है वो भी डिवाइड होगी। मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, सेल इलोंगेट होगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद सेल डिवाइड होगी। ये स्टेप्स हैं।
ठीक है, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये बाइनरी फिशन है। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। कैसे याद रखोगे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो हमारे अंदर मलेरिया होगा कैसे? एक छोटा सा मॉस्किटो आकर प्लाज्मोडियम डालेगा, हमारी इतनी बड़ी बॉडी को बीमार करेगा। तो मॉस्किटो की कितनी कैपेसिटी? इतना सा प्लाज्मोडियम डालेगा कि हमारे बॉडी में बाइट करने से। फिर अगर उस प्लाज्मोडियम को हमारी इतनी बड़ी बॉडी को बीमार करना है, प्लाज्मोडियम का नंबर इतना तेज़ी से फैलाना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बॉडी को बुखार अच्छे से कर पाए, तो क्या होगा? इस तरह से डिवाइड करेगा तो काम नहीं चल पाएगा प्लाज्मोडियम का। इट हैज़ टू डिवाइड थ्रू मल्टीपल फिशन, तभी लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम बनेंगे और हमारे बॉडी को अच्छे से फीवर कर पाएंगे, इन्फेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो कैसे डिवाइड होता है? मल्टीपल फिशन से। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। ये ऐसी चीज़ें हैं आज अभी भी सुनोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, बड़ा इजी है। फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं कौन? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरल शेप का जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरोगाइरा। स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट वाले स्पाइरोगाइरा। सभी ने देखा होगा पॉन्ड में ग्रीन कलर का होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरोगाइरा। तो अगर स्पाइरोगाइरा कट हो जाता है, अगर ये कट हो जाता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, तो हर एक फ्रेगमेंट कंप्लीट न्यू फिलामेंट फॉर्म कर लेते हैं। अगर फ्रेगमेंट में कट हुआ तो हर फ्रेगमेंट नया फिलामेंट बना लेगा। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो सिंपल। किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में होता है। क्या कैसे होते हैं स्पाइरोगाइरा? ये देखो, सिंपल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये आपको सेल्स दिख रही है ना, 1 सेल, 2 सेल, ये 3rd सेल, 4th सेल, मीन्स इट्स मल्टी सेलुलर बट सिंपल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कुछ भी टिश्यू ऑर्गन नहीं दिख रहा, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर में। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन तो हो गया जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनरेशन में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनरेट, दोबारा से बन जाना। बॉडी पार्ट कट हो गए हैं, ये कट हो गई है इसकी बॉडी, फिर भी कटा हुआ पार्ट रीजनरेट कर लेगा, दोबारा से कंप्लीट न्यू बॉडी फॉर्म कर लेगा। दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट है? रीजनरेशन में सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यू कैन सी कि हमें छोटा मोटा ऑर्गन भी दिख रहा है, टिश्यू है, सिर्फ सेल्स नहीं है। मल्टी सेलुलर तो है ही है, साथ में ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर कहाँ पर? रीजनरेशन में। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पर अगर ये डिफरेंट पार्ट्स में कट हो गया तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब अपना नंबर तेजी से बढ़ाती हैं, रैपिडली डिवाइड होती हैं और ये सेल्स प्रोलिफरेट होके कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती हैं। क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं? रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। रीजनरेशन में क्या होता है? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो फ्रेगमेंटेशन में था। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर के साथ साथ। उसके अलावा यहाँ पर अगर ये कट हो जाते हैं तो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि प्रोलिफरेट करती हैं और कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती हैं। रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि रीजनरेशन में क्या होगा? कट होना है और कोई भी ऑर्गेनिज्म काटे जाने का इंतज़ार नहीं करेगा रिप्रोडक्शन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। आप सभी ने देखा होगा ब्रेड के पैकेट में अगर एक ब्रेड में ज़रा सा भी एक स्पॉट आता है तो फटाफट वो पूरी ब्रेड और सारे पैकेट की बाकी की ब्रेड्स भी ख़राब होने लगती हैं। तो ब्रेड किसकी वजह से ख़राब होती है? ब्रेड को सड़ाने वाला है ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड। इसका दूसरा नाम है राइजोपस। राइजोपस। तो ब्रेड मोल्ड है राइजोपस, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। अब क्या होता है? ब्रेड में कहीं भी स्पॉट है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? राइजोपस की स्ट्रक्चर। राइजोपस की स्ट्रक्चर क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यू कैन सी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफा। एक है हाइफा, बहुत सारे हैं हाइफी। ये पूछते हैं ये क्या है? दिस इज हाइफा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हाइफा। यू कैन सी हियर इट्स हाइफा। ओके, ये हाइफा है। हाइफा की टिप स्वेलन हो जाती है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये हाइफा है।
हाइफा की टिप स्वेलन हो जाती है और इसमें भरे होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स भरी हुई इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर बियरिंग बॉडी, दिस इज स्पोरेंजिया। दिस इज हाइफा, दिस इज स्पोरेंजिया। सी स्पोरेंजिया, आई राइट इट। स्पोर बियरिंग बॉडी इज स्पोरेंजिया। तो स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। यहाँ पर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइफा, और हाइफा का टिप स्वेलन हो जाता है, स्पोर्स भर जाते हैं इसमें, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। और फिर ये मैच्योर हो जाते हैं जब, तो स्पोरेंजिया रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और ये स्पोर्स बाहर रिलीज होके पूरी ब्रेड में चारों तरफ फैल जाते हैं। यहाँ पर स्पोर्स के बाहर थिक वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर। बारिश के दिनों में जब गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर मिलता है तब ब्रेड ज़्यादा जल्दी सड़ जाती है। कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, वाटर एंड कुछ एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, बी, इंसेक्ट्स और भी दूसरे, ह्यूमन बींग्स, बैट, बर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पॉलन जर्मिनेशन का डायग्राम, 3 मार्क्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब पॉलन जर्मिनेशन का ये डायग्राम 3 मार्क्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं सिखाती हूँ आपको, बहुत इजी है। सबसे पहले आप दिखाओगे स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और फिर स्वेलन बेसल पार्ट, ओवरी। इट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर आपने कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ये ऐसे करके क्वेश्चन मार्क, फिर इसको इस तरह से डबल कर दोगे और अंदर बनाओगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में आपको ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो सिंपल से फीमेल गैमीट एक दिखा सकते हो। इस डायग्राम को आपको फिट करना है यहाँ पर, तो ये वाला डायग्राम आप यहाँ पर फिट करोगे इस छोटी सी स्पेस में। सिंपल है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ड्रॉ करोगे, इस डायग्राम को आप इसके अंदर प्लेस करोगे और फिर आप पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शो करोगे। इसको मैं इसके अंदर बनाती हूँ। और यहाँ पर अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना चाहते हो तो सिर्फ फीमेल गैमीट शो कर दो, क्योंकि बाकी सेल्स के नाम आपके सिलेबस में नहीं है, एंटीपोडल्स, एग सेल या सिनर्जिड्स या सेंट्रल सेल, कोई बात नहीं, आप सिर्फ फीमेल गैमीट ड्रॉ कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आप मेल, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन में से किसी में से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी और ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ आप आगे बढ़ाते बढ़ाते इस तरह से शो कर दोगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब के अंदर होंगे 2 मेल गैमीट। इंपॉर्टेंट थिंग है, पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे 2 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट आके इस फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली आप इसको ड्रॉ कर दोगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पॉलन ग्रेन में से एक की ग्रोथ होगी और वो फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो या सीड फॉर्म करेगा। तो ओव्यूल ने क्या फॉर्म किया? सीड। और ओवरी ने क्या फॉर्म किया? फ्रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओव्यूल ने क्या फॉर्म किया? सीड। ओवरी ने फॉर्म किया फ्रूट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी फ्रूट आप याद रखो, अगर आपने कोई भी फ्रूट इजीली याद रखना चाहा, मैंगो, तो मैंगो में बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ क्या है? ये सारा ओवरी पार्ट, दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल इज सीड। अंदर है ओव्यूल जो सीड फॉर्म करता है, बाहर का सारा पोर्शन क्या है? ओवरी जिसने फॉर्म किया फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे आप। लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके पास है सीड, एक डाइकॉट सीड के एग्जांपल में, जैसे आपने चने को ओवरनाइट आपने सोक किया पानी में और सुबह जब आप देखते हो तो उसकी बाहर की कवरिंग इजीली निकल जाती है, दैट इज सीड कोट। डार्क ब्राउन कलर का जो निकल जाता है वो है सीड कोट।
और अंदर का जो पोर्शन लाइट येलो कलर का होता है उसको आप ओपन कर सकते हो, दैट इज कॉटिलिडन। ये 2 कॉटिलिडन्स हैं यहाँ पर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। मोनोकॉट वो हैं जिनको आप ऐसे ओपन नहीं कर पाते हो, जैसे राइस, व्हीट, आप ओवरनाइट सोक भी कर दो पानी में, यू कैन नॉट ओपन इट इनटू 2 कॉटिलिडन्स, तो वो मोनोकॉट्स हैं। ये डाइकॉट है, ये फूड स्टोरिंग बॉडीज़ हैं कॉटिलिडन्स। और फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस तरह से जर्मिनेशन दिखाई देता है। अगर आप सीड जर्मिनेट करते हो तो आपको जर्मिनेशन दिखता है, क्या दिखता है, ऊपर की तरफ दिखती है प्लिम्यूल और नीचे की तरफ रेडिकल। आर फॉर रेडिकल फॉर्म्स रूट एंड प्लिम्यूल फॉर्म्स शूट। इजीली याद हो जाता है, रेडिकल फॉर्म करता है रूट और प्लिम्यूल फॉर्म करता है शूट। अब इसी के साथ हमारा ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन शुरू होता है। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी की एज आती है, जो टीन एज होती है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इवन बायोलॉजिकल। तो वो चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स की वजह से। क्या कॉमन चेंजेस हैं, क्या बॉयज़ में होते हैं, क्या गर्ल्स में होते हैं, बस ये पूछा जाता है। तो बॉयज़ के क्या क्या चेंजेस आप जानते हो? कॉमन चेंजेस में है पिंपल्स, दोनों को आते हैं। बॉयज़ में क्या क्या हैं? फेशियल हेयर्स आते हैं बॉयज़ में। बॉयज़ की वॉइस क्रैक होती है एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस स्टार्ट्स। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? गर्ल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट होता है। तो कॉमन चेंजेस क्या क्या हैं? बॉडी हेयर्स दोनों में आते हैं, पिंपल्स दोनों में आते हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स दोनों में होता है, आर्मपिट पे हेयर आते हैं, ये कॉमन चेंजेस हैं। जबकि स्पेसिफिक चेंजेस क्या क्या हैं? बॉयज़ में डेवलपमेंट ऑफ पीनस, वॉइस क्रैक्स, फेशियल हेयर्स, बियर्ड एंड मुस्टैचेस, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम की एक एक लेबलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ड्रॉ करने को तो ये नहीं पूछा जाता है पर लेबलिंग पूछी जाती है। तो मैं बता दूं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हैं? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या? एक तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है यहाँ पर और दूसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि प्यूबर्टी के या मेल के सारे कैरेक्टर्स देता है। इंपॉर्टेंट बात है, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। दोनों जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, दोनों ही टेस्टिस बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो बॉडी के बाहर ये वही कम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस क्या काम करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन एंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। स्क्रोटम में होते हैं, क्यों? ताकि कम टेम्परेचर मेंटेन कर सके विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। उसके बाद टेस्टिस में बने हुए स्पर्म्स को कौन सी ट्यूब कैरी कर रही है? द ट्यूब इज वास डिफरेंस। यू कैन सी दिस इज द ट्यूब, वास डिफरेंस। टेस्टिस को आगे स्पर्म्स जो बने हैं टेस्टिस से आगे तक जाएंगे वास डिफरेंस नाम की ट्यूब के थ्रू। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब यहाँ पर ज्वाइन करेगी और फिर हम इसको कहेंगे यूरिथ्रा। आगे ये जो यूरिथ्रा है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन। इंपॉर्टेंट थिंग, यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। फिर कुछ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर याद रखनी है आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है, ये आप याद रखोगे। एनसीईआरटी का जैसा डायग्राम है एज इट इज लेबलिंग आप याद रखोगे तो राइट साइड में प्रोस्टेट है और लेफ्ट साइड में ऊपर जो है वो सेमाइनल वेसिकल है। दिस इज सेमाइनल वेसिकल एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। 2 ग्लैंड्स के नाम अच्छे से याद रखोगे और इनसे जो भी सिक्रीशन निकलता है उसके 2 एडवांटेजेस हैं। वो स्पर्म्स को फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे उसका पैसेज ईजी हो जाता है और साथ में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर, ये हमने ग्लैंड्स की बात कर ली। अब इसके बाद है स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है? स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड होता है
और टेल होती है फॉर मूवमेंट। हेड में न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग में टोटल अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो गैमीट्स में यानी स्पर्म्स में और एग में 23 और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है? मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है गैमीट्स को फॉर्म करने के दौरान, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैसे क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर होता है। अगर हम सोचें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 20 था, ग्रैंड पेरेंट्स में 20 था, दोनों के फ्यूजन से कितना बना? 20 और 20 से पेरेंट्स में 40 और 40 और 40 पेरेंट्स से फ्यूजन से हमारे में 80, हमारे बच्चों में 160। अगर क्रोमोसोम नंबर बार बार कम नहीं होता तो ऐसा होता चला जाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों क्रोमोसोम नंबर हमारे पेरेंट्स में भी 46, हम में भी 46 और हमारे बच्चों में भी 46 रहता है? जस्ट बिकॉज कि क्रोमोसोम नंबर 46 मम्मी का और 46 पापा का ये जो है ये एज इट इज़ नहीं फ्यूज़ होता है। यहाँ पर पहले मियोसिस होती है जिससे स्पर्म में और ओवम में क्रोमोसोम नंबर 23 हाफ रह जाते हैं। इनके फ्यूजन से वापस हमारे अंदर या जाइगोट के अंदर जिससे एम्ब्रियो बनना है उसका क्रोमोसोम नंबर 46 हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होप इट्स क्लियर। तो अब हम जल्दी से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है और इसमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, 1 सिंगल ओवरी ट्रायंगुलर शेप और सर्विक्स और वजाइना होता है। क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं? अब देखते हैं सबसे पहले ओवरी। ये जो 1 पेयर ऑफ ओवरी हैं यहाँ पर ओवम भी प्रोड्यूस होता है और हार्मोन एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है जो फीमेल कैरेक्टर्स देता है। तो कौन सा फीमेल गैमीट है? ओवम। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में। एवरी मंथ 1 ओवम प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ईदर ऑफ द ओवरी, दोनों में से किसी भी एक ओवरी से। जब एक गर्ल बॉर्न होती है तो थाउजेंड्स ऑफ ओवम या एग्स होते हैं ऑलरेडी और 1 बाय 1 वो प्यूबर्टी आने पर एक एक ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है एवरी मंथ। तो ओवरी में से एक ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा और वो एग इस तरह से फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में जाता है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ये ओवम पहुंच जाता है और स्पर्म्स एंटर होते हैं थ्रू वेजाइनल पैसेज। वेजाइनल पैसेज के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स पहुंचते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में और फैलोपियन ट्यूब में ही पहुंचा था ओवम। तो दिस फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ ओवम प्रोडक्शन है ओवरी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब। यहीं पर स्पर्म और ओवम दोनों पहुंचे हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट फॉर्म होगा और फॉर्म हुआ जाइगोट धीरे 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 यूट्रस की तरफ आएगा और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। एवरी मंथ यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है बिकॉज इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेगनेंसी। एक बेबी को रखने के लिए, उसको नरिशमेंट देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये यूट्रस की वॉल थिक होती है एवरी मंथ। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो थिक हुई वॉल है यूट्रस की वो शेड हो जाती है। ये यूट्रस एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और कई सारी इसमें लेयर्स बन जाती हैं, पर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये यूट्रस की वॉल्स शेड हो जाती हैं along with blood vessels and it comes out through vagina. This is menstrual cycle. It happens in case of absence of fertilization. अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर रहता है और प्लेसेंटा जो कि एक डिस्क, यू कैन सी प्लेसेंटा कई बार ना रॉड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगती, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है प्लेसेंटा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर और बेबी के बीच में एक्सचेंज होता है, मदर और इस बेबी के बीच में एक्सचेंज होता है बहुत सारी चीज़ों का। किन चीज़ों का एक्सचेंज होता है? मदर बेबी को फूड देती है, बदले में बेबी मदर को वेस्ट देता है। मदर बेबी को ऑक्सीजन देती है, बदले में CO2, मीन्स गैशियस एक्सचेंज, फूड और वेस्ट का एक्सचेंज इस प्लेसेंटा के थ्रू होता है।
प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखें तो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यूट्रस की तरफ से ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि फीटस की साइड, इस बेबी की साइड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या विलाय निकलते हैं और मदर के साइड से यहाँ पर ब्लड वेसल है। ये विलाय और ब्लड वेसल्स इस तरह से मिक्स होकर इंटरडिजिटेड होकर फॉर्म करती हैं प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। प्लेसेंटा का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड एंड वेस्ट। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ डिजीजेज, एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं। उनमें से है बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज, हमको याद रखनी है। इजीली आप कैसे याद कर सकते हो? वायरस से होने वाली डिजीज, वायरस छोटा सा नाम है, एड्स छोटा सा नाम है और एक और छोटा सा नाम है वार्ड्स। वायरस से होने वाली वार्ड्स और एड्स आपको अच्छे से याद हो जाती हैं। बैक्टीरियल डिजीज बड़ा सा नाम है, तो जो बड़े नाम वाली डिजीजेज हैं, गोनोरिया एंड साइफिलिस, गोनोरिया एंड साइफिलिस आप आसानी से याद रख सकते हो। गोनोरोया, ओ, गोनोरिया एंड साइफिलिस नाम की दो डिजीज हैं जो बैक्टीरियल हैं। एड्स और वार्ड्स होता है वायरल एसटीडीज। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एवरी टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी और बेबी, पर हर बार के रिप्रोडक्शन या हर बार के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद प्रेगनेंसी हो, उसको अवॉइड करने के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने के लिए देयर आर सम काइंड ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, थर्ड है ओरल कंट्रासेप्टिव एंड फोर्थ है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड, देयर आर सम काइंड ऑफ बैरियर्स बिटवीन स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, और इन बैरियर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बैरियर मेथड ही है जो एसटीडीज से भी प्रिवेंशन करवाता है। बैरियर मेथड इज़ द ओनली मेथड जो एसटीडी से भी बचाता है। नेक्स्ट ओरल कंट्रासेप्टिव, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है बॉडी में, जिससे ओवम नहीं फॉर्म हो पाता है, जिससे कि स्पर्म्स की किलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, जहाँ पर पिल्स खाकर हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम से क्लियर है कि यूट्रस के अंदर डिवाइसेस कुछ डाली जाती हैं। डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर, इट इज़ इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स। तो कुछ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कुछ डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं, जिसमें से कॉपर रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी है, इनसे कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं जो स्पर्म्स की किलिंग करते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं। लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में सर्जरी करके हम या तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, या फिर वैस डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करती है, इस ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो ना अगर ये मेथड किया है मेल में तो स्पर्म्स नहीं आगे कैरी होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फीमेल में अगर फैलोपियन ट्यूब को कट किया है तो ये ओवम आगे तक नहीं पहुंचेगा और स्पर्म्स भी आगे इधर नहीं जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये 4 मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, और इस तरीके से ये चैप्टर हमने फटाफट क्विकली रिवाइज किया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे और दूसरे वीडियोस भी डालूँगी। थैंक यू।